मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी और कैंसर उपचार इस विषय पर चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर मनोज पांडे जी। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप काशी के ही नहीं बल्कि पूर्वांचल और पूर्वांचल से बाहर के कैंसर पेशेंट के लिए आप वरदान की तरह साबित हुए हैं और जिस तरीके से आप अपनी निष्ठा के साथ काशी में रह करके सेवा दिए हैं, तो निश्चित रूप से आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। और गुरुदेव, आपको मैं ध्यान में रखता हुआ आपसे जानना चाहूंगा कि काशी जैसे प्राचीन नगरी में कैंसर उपचार और अनुसंधान की दिशा में बीएचयू का योगदान आप कैसे देखते हैं? देखिए, कैंसर के ट्रीटमेंट को अगर आप लेके चलते हैं तो कैंसर का ट्रीटमेंट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 50 साल से ज्यादा से उपलब्ध है जी। पहले सिर्फ रेडियोथेरेपी होती थी, सिकाई विभाग था, और 2005 से पिछले 20 साल से सर्जिकल ऑन्कोलॉजी भी अवेलेबल है। इसके अलावा हेमाटोलॉजी है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उपलब्ध है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो चिकित्सीय उपचार की जितने भी तरीके हैं, जितने भी चीजें हैं, वो सारी की सारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उपलब्ध है। रिसर्च की दिशा में अगर आप देखेंगे जी, तो रिसर्च में जितना काम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुआ है उतना काम मेरे ख्याल से शायद ही किसी और संस्थान में हुआ हो, खास करके पित्त की थैली के कैंसर के विषय में जी। जो बनारस और बनारस के आसपास गंगा की बेल्ट में मिलता है, बाकी जगह देखने को भी नहीं मिलता है। मुंह के कैंसर के क्षेत्र में और जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बीएचयू ने बहुत आगे बढ़ के योगदान दिया है। कैंसर की डायग्नोसिस, कैंसर के प्रोग्नोस्टिकेशन में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने 3 पेटेंट फाइल किए हुए हैं, जो जब अवार्ड हो जाएंगे तो उसके बाद कमर्शलाइजेशन की दिशा में भी काम चलेगा जी। और गॉल ब्लैडर कैंसर के डायग्नोसिस में ये इकलौता संस्थान है जिसके पेटेंट हैं 2, और मुंह के कैंसर के प्रोग्नोस्टिकेशन में ये पहला संस्थान है जिसने की एक पेटेंट फाइल किया है। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैंसर उपचार के क्षेत्र में बीएचयू ऑन्कोलॉजी विभाग की विशेषताएं क्या हैं जो इसे देश भर में अलग पहचान देती है? देखिए, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक बहुत ही डेवलप्ड डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट के पास लगभग हर तरह की मशीन उपलब्ध है, हर तरह का साजो सामान संसाधन उपलब्ध है। जी। और रोबोटिक सर्जरी को अगर हम छोड़ देते हैं, तो रोबोट अभी तक बीएचयू में नहीं आया है, प्रयास जारी है कि जल्द से जल्द रोबोट यहाँ लगा दिया जाए। जी। तो अगर रोबोटिक सर्जरी को हम छोड़ देते हैं तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और ओपन सर्जरी में ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ना होता, और ऐसा कोई भी कैंसर नहीं है जिसका उपचार सर्जरी द्वारा, शल्य द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उपलब्ध ना हो। गुरुदेव, आज के समय में काशी और पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में कैंसर की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? देखिए, बनारस हमेशा से पान के लिए फेमस रहा है। जी, जी। वैसे ये कहा जाता है कि जिस भी चीज के आगे बनारस लग जाता है, वो बनारसी लग जाता है, वो फेमस हो जाता है। बनारसी साड़ी, बनारसी पान, बनारसी का, जिसके आगे बनारसी लगाते हैं वो फेमस है। तो ये पान की नगरी रही है, लेकिन समय के साथ कच्चा तंबाकू जो बनारस में पान के साथ खाया जाता है जी, उसके अलावा खैनी और आजकल गुटखा जो बहुत ही खतरनाक चीजें हैं। फिर अगर आप जौनपुर की तरफ चले जाएं, गाजीपुर की तरफ चले जाएं तो वहाँ अलग तरह के तंबाकू उपलब्ध है। मैनपुरी में चले जाएं तो मैनपुरी तंबाकू उपलब्ध है। तो ये जो तंबाकू का जो सेवन है बनारस और बनारस के आसपास के क्षेत्रों में, बिहार और पूर्वांचल में जी, ये एक खतरे की घंटी है और ये एक कैंसर का सबसे बड़ा मुख्य कारण है। यहाँ पे 50% कैंसर जो
इस क्षेत्र में होते हैं वो किसी ना किसी तरह से तंबाकू से रिलेटेड है, जिसमें मुंह का कैंसर है, गले का कैंसर है, खाने की नली का कैंसर है, पेशाब की थैली का कैंसर है। ये सारे कैंसर जो है एक तरह से इसकी देन है। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है पर्सनल हाइजीन या सफाई ना रखना। ये एक बहुत ही पर्सनल हाइजीन मतलब घर की सफाई की बात नहीं हो रही है, ये अपने शरीर को स्वच्छ रखने की बात हो रही है। तो उसकी वजह से बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन है, जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एचपीवी इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, जो औरतों में होता है, जिसमें धात गिरना और वेजाइना से डिस्चार्ज आना बहुत कॉमन है। ये बच्चेदानी का कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। तो अगर हम इन दो चीजों को समझ लें तो हम लगभग 60 से 70% कैंसर को मात दे सकते हैं, होने से बचा जा सकता है। जी। गुरुदेव, काशी की आयुर्वेदिक और वैदिक चिकित्सा परंपरा और आधुनिक ऑन्कोलॉजी, क्या इन्हें एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जा सकता है? देखिए, आयुर्वेद मेरा सब्जेक्ट नहीं है और मैं बहुत ज्यादा आयुर्वेद के बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं जितना भी जानता हूँ कि जो आयुर्वेद के शास्त्र हैं उनमें शायद कोई भी ऐसी जड़ी बूटी या कोई दवा नहीं है जो कैंसर के लिए बताया गया हो। अर्बुद रोग सारे शास्त्रों में डिस्क्राइब्ड है और मॉडर्न मेडिसिन होने से पहले से ही अर्बुद रोग पता था कि अर्बुद रोग एक होता है जी। और जहां तक मेरी नॉलेज है, एक सोमरस करके कोई एक दवा है जो दी हुई है, लेकिन वो बूटी कहाँ मिलती है, वो पेड़ विलुप्त हो गया है या क्या है, वेदों में इसकी चर्चा है, सोमरस की चर्चा है, लेकिन वो सोमरस क्या है वो कोई नहीं जानता। और आजकल जिसको हम सोमरस कहते हैं वो दवा नहीं है। तो वो सोम का पेड़ क्या था, उससे क्या दवा बनती थी, वो जानकारी नहीं है। लेकिन हम लोग आयुर्वेद को, चूंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद हमारी भाई की तरह है, हमारे साथ है जी, हम इसको लेके चलते हैं। आयुर्वेद में एक बहुत खास चीज है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी बूस्टिंग। ये ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं और दवाएं, औषधियां हैं आयुर्वेद में जो इम्यूनिटी को बढ़ावा देती हैं। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें आम आदमी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो अगर हम आयुर्वेद को अपने साथ मिलाते हैं और उन औषधियों का इस्तेमाल करते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ावा देती है, तो कैंसर के खिलाफ लड़ने में वो मददगार साबित हो सकती हैं। कुछ और जड़ी बूटियां हैं जो बहुत सारे कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे नोजिया होता है, वोमिटिंग होती है, उल्टी होने लगती है, डायरिया होने लगता है। तो बहुत सारी आयुर्वेद की ऐसी दवाइयां हैं जो इन साइड इफेक्ट्स को कम करती हैं जी। तो अगर उनको हम कंबाइन करते हैं तो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट भी काफी हद तक कम किए जा सकते हैं। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ग्रामीण और शहरी इलाकों के कैंसर मरीजों में क्या कुछ अंतर देखने को मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल मिलता है जी। क्या देखिए, जो सबसे बड़ा अंतर है, जहां तक कि तंबाकू एसोसिएटेड कैंसर्स का सवाल है, तो उसमें आपको गांव के क्षेत्र में आपको ज्यादातर वो कैंसर मिलेंगे जो खैनी गुटके से होते हैं। शहर में आपको वो कैंसर भी मिलेंगे जो स्मोकिंग से, सिगरेट पीने से होते हैं जी। जैसे कि फेफड़े का कैंसर। लेकिन महिलाओं के क्षेत्र में विशेष फर्क मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चेदानी का कैंसर जो है वो 1 नंबर पे है। अच्छा। जबकि शहरी क्षेत्रों में अगर हम देखते हैं तो स्तन कैंसर जो है वो 1 नंबर क्षेत्रों में है। अब शहरी क्षेत्रों में जो स्तन कैंसर बढ़ता है उसके लिए बहुत सारी चीजें की जाती हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं वेस्टर्नाइजेशन जी, पाश्चात्य सभ्यता को अपनाना जी। तो हम लोग कहते हैं कि जब हम पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते हैं इसका मतलब है कि हम अपनी डाइट बदल रहे हैं, हम अपनी जीवन शैली बदल रहे हैं, हम फास्ट फूड की तरफ भाग रहे हैं, हम देसी खाने को छोड़ रहे हैं। वो सारी चीजें हैं। उसके अलावा जैसे है कम बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों को दूध कम पिलाते हैं। अब 2-2, 2.5 साल तक दूध पिलाने के रिवाज खत्म हो गए शहरों में। 3 महीने 4 महीने पिला के। तो जीवन शैली में जो बदलाव है
जिसमें महिलाएं वर्किंग हैं, जॉब पे जाना होता है, घर पे काम टाइम कम दे पाती हैं, तो वो जीवन शैली में जो चेंज आया है उसकी वजह से स्तन कैंसर शहरी क्षेत्रों में बढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बच्चेदानी का कैंसर जो इन्फेक्शन से होता है वो सबसे ज्यादा है। गुरुदेव, कैंसर से बचने के लिए जीवन शैली और खान पान की क्या भूमिका होती है, जैसा कि अभी आपने खान पान की बात हाँ, देखिए, कैंसर से बचाव के 4 रास्ते बताए गए हैं जो बहुत ही आसान है, जिसमें पहला है तंबाकू, जी। शराब हम्म। का सेवन नहीं करना, कोई भी नशीला पदार्थ का सेवन नहीं करना, पहला। दूसरा जो प्रयास है वो है कि इन्फेक्शन से बचना, खास करके बच्चेदानी के इन्फेक्शन से। उससे बचने के लिए जो कहा जाता है वो कहा जाता है कि सेफ सेक्स रखें। सेफ सेक्स का मतलब ये हुआ कि सेक्स के दौरान कंडोम का प्रयोग करें, सेक्स केवल एक ही पार्टनर से करें, मल्टीपल पार्टनर्स ना रखें, और बकायदा अच्छे से पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके अच्छे से साफ करें जी। और बेसिकली मल्टीपल पार्टनर्स जो हैं वो अवॉइड करने चाहिए जी। तीसरी चीज है फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स की इंटेक बढ़ाना। नॉर्मली कहा गया है कि दोनों समय भोजन के बाद फ्रूट्स की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। अब इनमें कौन से फ्रूट लेने चाहिए इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं है जी। लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि वो फ्रूट जिनमें विटामिन और मिनरल ज्यादा होती हैं, जैसे सेब हो गया, संतरा हो गया, इनकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए। अंगूर हो गए, इनकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए। और वो फल जिनमें फाइबर होते हैं या शुगर होती है, जैसे केला है जी, वो भी प्रिवेंटिव होते हैं, लेकिन वो कोलोन वगैरह के कैंसर में ज्यादा लाभदायक होते हैं बनिस्बत बाकी कैंसर्स में। तो फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फूड से हमको मिनरल्स मिलते हैं और हमको विटामिन्स मिलते हैं जी। तो रिकमेंडेशन ये है कि 2 बार कम से कम दिन में खाने के बाद थोड़ा सा एक फ्रूट या एक बाउल ऑफ फ्रूट जरूर खा लेना चाहिए। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फिजिकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज। आज की जो जीवन शैली है वो धीरे धीरे स्थिर होती चली जा रही है, जिसमें लोग कुर्सियों पे बैठे रहते हैं, बैठ के खाली समय में रील देखते रहते हैं। चलना फिरना काम करना लोगों ने कम कर दिया है। जो मेहनत की जाती थी वो सारी मेहनतें अब कम हो गई हैं। जरा सा 2 मिनट के लिए भी कहीं जाना होता है, 100 मीटर भी जाना होता है तो स्कूटी उठा के निकल जाते हैं जी। तो कहा यह जाता है कि 20 मिनट रोज कम से कम फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। 20 मिनट रोज। और ये एक्टिविटी कम से कम हफ्ते में 5 दिन होनी चाहिए। यानी कि एक हफ्ते में करीब करीब 100 मिनट आपको फिजिकली बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, जिसमें पैदल चलना शामिल है, दौड़ सकते हैं तो दौड़ना शामिल है, जिम कर सकते हैं तो जिम कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं। तो जीवन शैली में ये बदलाव लाने हैं जिसमें कि आप फिजिकली एक्टिव हो जाएं, आप एक जगह बैठे ना रहें। और गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैंसर के शुरुआती लक्षणों की पहचान के लिए आम जनता को किन बातों का ध्यान देना चाहिए? देखिए, कैंसर को हम 2 तरह का कैंसर कहते हैं। एक कैंसर वो जो शरीर के उन हिस्सों में होता है जो बाहर से दिख रहे होता है जी। जैसे स्किन है, त्वचा है, या आपका मुंह है, जो आप देख सकते हो, रोशनी डाल के देख सकते हो जी। या आपका स्तन है। इनमें कोई भी घाव जो भर ना रहा हो, कोई भी घाव जो 4 हफ्ते से ज्यादा ना भरे, अच्छा, उसमें कैंसर होने की संभावना रहती है। कोई भी गांठ जो पड़ी हुई है और घट नहीं रही है, कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है जी। तो बेसिकली जो शरीर के बाहर के हैं उनमें घाव होना, जिसको अल्सर बोलते हैं, और गांठ होना, ये 2 मेजर लक्षण हैं जी। शरीर के अंदर जो कैंसर होते हैं उनको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनमें कोई खास लक्षण नहीं आता जी। इनके जो लक्षण होते हैं वो थोड़े से ऐसे लक्षण होते हैं जिनको आप बेनाइन डिसीजेस या एसिडिटी वगैरह के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं। तो जी मिचलाना, गैस बनना, पेट में दर्द होना, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो
एक तरह से इंडिकेट करती हैं कि अंदर पेट के अंदर कोई रसौली या गांठ हो सकती है जो कैंसर की भी हो सकती है। लेकिन होता क्या है कि गैस बनना इतना कॉमन है कि कोई भी आदमी गैस की दवा खाता है और उसके बाद मस्त हो जाता है जी। जबकि पित्त की थैली का कैंसर हो गया, पेट का कैंसर हो गया, इन कैंसर्स में जो पहला लक्षण है वो गैस बनना ही लक्षण है, खाना ना पचना, गैस बनना। दूसरा हम कहते हैं बावल हैबिट्स को अल्टर होना। सबकी एक फिक्स बावल हैबिट होती है। बावल हैबिट का मतलब ये हुआ कि आप दिन में एक बार जाते हैं तो एक ही बार जाते हैं, आप 2 बार जाते हैं तो 2 ही बार जाते हैं, और आपका जो टाइम भी होता है वो भी लगभग फिक्स होता है। जी जी। अगर आपकी बावल हैबिट्स में कोई भी अंतर आ रहा है, 2 बार की जगह 3 बार जाना पड़ रहा है, पहले सुबह 7 बजे आती थी अब वो 9 बजे आ रही है, या दोपहर में 3 बजे आ रही है, तो ये जो अगर बावल हैबिट्स में अल्टरेशन हो रहा है तो ये भी एक कैंसर की निशानी हो सकती है। और जैसा कि गुरुदेव हम और आप काशी में हैं, तो क्या धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी काशी में जागरूकता फैलाने के कुछ विशेष तरीके हो सकते हैं क्या? और मुझे लगता है ये काशी नहीं अपितु काशी से बाहर के लोगों के लिए भी मेरा प्रश्न आपसे रहेगा। देखिए, जागरूकता फैलाने का प्रयास तो लगभग होता ही रहता है। अभी भी आप हमारी ओपीडी में जाएंगे तो ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता महीना अक्टूबर को माना जाता है, पिंक अक्टूबर कहते हैं जी। मनाया जा रहा है। आपको नीचे भी लीफलेट मिल जाएंगी, पैम्फलेट्स मिल जाएंगी। लेकिन जो जैसे मैंने बताया कि 50% कैंसर आपके तंबाकू रिलेटेड है। अब तंबाकू रिलेटेड कैंसर्स में 2 चीजें बहुत जरूरी है, एक वो जो खा रहा है और एक उसके घर वाले। अच्छा। नॉर्मली क्या होता है कि घर वालों को पता भी नहीं होता है कि उनके घर में कोई तंबाकू खा रहा है, कोई ध्यान ही नहीं देता है। और ये जो तंबाकू खाने की आदत है ये नॉर्मली 15-16 साल से लगती है, और बड़ी उम्र के लोगों में ये तब आदत नॉर्मली नहीं लगती है। तो हम लोगों को थोड़ा सा बच्चों के साथ मुखर होकर रहना चाहिए, बच्चों को दोस्त की तरह ट्रीट करना चाहिए, देखना चाहिए कि बच्चा आपका गुटखा तो नहीं खा रहा है, किस तरह की कंपनी में रह रहा है, किन लोगों के साथ रह रहा है। बच्चों में अवेयरनेस फैलाना, स्कूलों में जाके इस तरह की कैंपेन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि वो एक शुरू ना करें, और अगर उनके घर में कोई खाता है तो वो उसको टोक टोक के छुड़वाएं। जी। तो जो जिसकी भी तंबाकू खाने की आदत है उसको टोक के छुड़वाना एक ऐसी चीज है जो हम सबको करनी पड़ेगी। तो देखिए, कैंसर का बचाव जो है वो बहुत आसान है जी। लेकिन कैंसर का जो निदान है वो बहुत मुश्किल है। तो हमेशा ये कहा जाता है कि कैंसर से अगर बचा जा सकता है तो बचा जाए। जी। हम ऐसी स्थिति में ही ना जाए कि हमको कैंसर का इलाज कराना पड़े। एक महंगा होता है, उसके बाद तमाम तरह की तकलीफें सहनी पड़ती हैं, रोज अस्पताल के चक्कर लगते हैं। जी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो लाइफ है, जो फैमिली लाइफ है, जो हमारे परिवारजन है, जो हमारे निकट प्रियजन है, वो एक अच्छी सुखद जिंदगी जिए, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रयास हमें भी करना पड़ेगा, और हमें भी अपनी ये जो आदतें हैं इनको थोड़ा सुधारना पड़ेगा, ताकि हमारी आदतों की वजह से हमारे प्रियजन, हमारे घर वाले परेशान ना हो। गुरुदेव, बीएचयू में कैंसर उपचार के लिए कौन कौन सी आधुनिक तकनीकें और सुविधाएं मौजूद हैं? देखिए, बीएचयू में लिस्ट बताना तो बहुत असंभव है, लेकिन बीएचयू में मैंने जैसे बताया कि रोबोटिक छोड़ के लगभग सारी सुविधाएं हैं। तो यहाँ पे हाईपैक की सुविधा है, ऑपरेशन के लिए कूसा है, लेप्रोस्कोप है, 3 डायमेंशनल लेप्रोस्कोप्स हैं, और जो भी मशीन आप बताना चाहेंगे उस मशीन की यहाँ सुविधा है। मतलब रोबोटिक को छोड़ करके बाकी सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। और जितनी भी सर्जरी होती है आजकल वेसल सीलर से होती है। वेसल सीलर से सर्जरी होने का मतलब ये हुआ कि चीरे के दौरान खून भी नहीं निकलता है। अच्छा। तो नॉर्मली कैंसर की एक सर्जरी पूरी हो जाती है 10 से 15 ml के ब्लड लॉस में। 10 से 15 जी। कई बार तो ये कहा जाता है कि जितना सर्जरी से पहले की जांच में ब्लड निकाला जाता है उतनी ब्लड लॉस में सर्जरी हो जाती है। आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा गुरुदेव कि क्या कैंसर रिसर्च में बीएचयू कोई विशेष प्रोजेक्ट या नई खोज पर काम कर रहा है?
देखिए, बीएचयू के पास कैंसर पे काफी प्रोजेक्ट्स हैं और अलग अलग विभाग में प्रोजेक्ट्स हैं। मेरे पास दो मेजर चीजें हैं जो जिस पे मैं काम करता हूँ। एक है हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट। जी। हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट बेसिकली नई जो टेक्नोलॉजी आती है हेल्थ में उनको इवेलुएट करता है और ये देखता है कि ये टेक्नोलॉजी जो है उससे हमें बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और अगर हमको बेनिफिट मिलता है तो उसके लिए हमें कितना खर्च करना पड़ता है, जी। जिसको हम कॉस्ट बेनिफिट बोलते हैं। मतलब अगर मैं 100 रुपए खर्च कर रहा हूँ तो 100 रुपए के लिए मुझे क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, जो फायदा मुझे मिल रहा है क्या वो फायदा उस 100 रुपए का वर्थ है कि नहीं है। तो उसमें बहुत सारे टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं जिसका हम टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद बताते हैं कि ये दवा इस्तेमाल करनी चाहिए, ये दवा नहीं करनी चाहिए, इसका बेनिफिट नहीं है, इसका बेनिफिट है। और ये जो हमारी रिकमेंडेशंस होती हैं ये एनएचएम को जाती हैं, नीति आयोग को जाती हैं और उसके बाद उनको आयुष्मान भारत के जो पैकेजेस वगैरह हैं उनमें इंक्लूड किया जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना भी करती है या जो भी सुविधाएं देती है वो इस पे बेस्ड होती है कि कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं। अगर कोई दवा बहुत महंगी है जी। लेकिन वो आपकी जिंदगी को केवल 2 महीने या 3 महीने बढ़ाती है, तो अब ये आपको सोचना होता है कि 10 लाख रुपए खर्च करके आप 3 महीने की जिंदगी पाना चाहते हैं या नहीं पाना चाहते। नहीं पाना चाहते। तो अगर आपके पास है तो ठीक है, आप खर्च करिए। लेकिन अगर सरकार को जनता के टैक्स से लिया गया पैसा खर्च करना है तो वो ये देखती है कि मैं कितने पैसे में कितने लोगों का भला कर सकती हूँ और उसके इक्विवेलेंट कितने ट्रीटमेंट है जो मैं दे सकती हूँ। तो अगर कोई सस्ता ट्रीटमेंट है जो उसके बराबर है तो गवर्नमेंट उसको देना प्रेफर करती है, ना कि महंगे ट्रीटमेंट को देना पसंद करती है जिसमें बेनिफिट ज्यादा नहीं होता है। तो बेसिकली कॉस्ट बेनिफिट का एक रेशो है। लेकिन बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे कोई कंपैरिजन होता ही नहीं है। मतलब एक ऐसी टेक्निक है जिसका कोई कंपैरेटर दवा पहले थी नहीं, नई दवाई जी। ऐसी दवाई जो पहले थी नहीं उसके कंपैरिजन में, तो वो कितनी ही महंगी हो वो दी जाती है। लेकिन अगर कंपैरिजन और अल्टरनेट मौजूद है जी, तो फिर ये देखा जाता है कि हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। अगर हमें बेनिफिट होता है तो हम देते हैं। दूसरा जो हम काम कर रहे हैं वो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स पे कर रहे हैं। बनारस में एक कैंसर बेसिकली जैसा मैंने कहा कि एक जेनेटिक डिसीज है जिसमें नॉर्मल सेल्स के अंदर म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन होने के बाद वो सेल शरीर के काबू में नहीं रहते और डिवाइड करते चले जाते, मरते नहीं। तो इस जेनेटिक म्यूटेशंस को देखने के लिए अभी तक कोई भी सुविधा बनारस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं थी। तो इसके लिए जो है डीएचआर आईसीएमआर के सौजन्य से डायमंड्स लैब खोली गई है जिसको मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैब बोलते हैं, जिसमें प्रिलिमिनरी टेस्टिंग अभी शुरू हो गई है। लेकिन इस लैब को पूरी तरह चालू होने में अभी करीब 1.5 से 2 साल का समय और लगेगा। तो इसमें कुछ टेस्ट अब उपलब्ध है जो टेस्ट पहले नहीं होते थे, जैसे लंग कैंसर में EGFR, एल्क क्रॉस, ये सारे टेस्ट अब यहाँ होने लगे हैं जो पहले नहीं होते थे। नॉर्मली जीनोमिक टेस्टिंग कैंसर में आपको 40,000 से लेके 2 लाख रुपए तक की कॉस्ट पड़ती है, डिपेंडिंग अपॉन क्या कराया जा रहा है। जी। तो जब ये सुविधा पूरी तरह से मिलने लगेगी तो कैंसर पेशेंट की लगभग 2 लाख रुपए में जो टेस्ट आज कराता है वो 10,000 रुपए में उसको उपलब्ध हो जाएगा। गुरुदेव, मानसिक स्वास्थ्य और काउंसलिंग कैंसर उपचार में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बहुत ज्यादा। जी। अगर आप रिसर्च को देखेंगे तो रिसर्च में पाया गया है कि जिन लोगों को डिस्ट्रेस होती है या डिप्रेशन होता है या एंजाइटी होती है, उनकी बीमारी तेजी से बढ़ती है और उनका जो ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स है वो उन लोगों से ज्यादा खराब होता है जिनको स्ट्रेस नहीं होती। तो जो लोग एंजाइटी डिप्रेशन में आ जाते हैं कैंसर का नाम सुन के, वो आधे तो वहीं मर जाते हैं। जी। इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल है। और हम लोग मेडिसिन में 5 वाइटल साइन होते हैं। अच्छा।
जैसे ब्लड प्रेशर है, पल्स है, सांस रेस्पिरेशन है। कैंसर में एक छठा वाइटल साइन लिया जाता है जिसको डिस्ट्रेस बोलते हैं। डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस। अच्छा। स्ट्रेस जो होती है वो दो तरह की होती है, यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस एक अच्छी स्ट्रेस होती है जी। जो आपको काम करने के लिए मोटिवेट करती है, आपको अच्छा परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करती है। और डिस्ट्रेस खराब स्ट्रेस होती है जो आपको काम करने से रोकती है या आपको परेशान करके एक ऐसे जोन में डाल देती है जहां आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो डिस्ट्रेस को सिक्स्थ साइन बोला गया है और ये कहा जाता है कि हर कैंसर पेशेंट का डिस्ट्रेस लेवल ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले मेजर करना चाहिए और अगर वो हाई है जी। तो उसको साइकियाट्री कंसल्टेशन होनी चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए और अगर ट्रीटमेंट की जरूरत है, एंजाइटी या डिप्रेशन फुल है, रात में नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहा है, तो उसका पूरा इलाज होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि साइकियाट्री की जो रिसोर्स है, जो रिसोर्स पर्सन है वो बहुत कम है और जो लोग हैं वो ऑलरेडी इतने मानसिक रोगियों से जूझ रहे हैं कि उनके पास टाइम नहीं है कि वो कैंसर पेशेंट्स की आके काउंसलिंग कर सकें। जी। तो ये एक क्षेत्र है जिसपे आगे काम करने की जरूरत है और डेफिनेटली कैंसर की काउंसलिंग होनी बहुत जरूरी है और कैंसर में अगर एंजाइटी, डिप्रेशन या डिस्ट्रेस है तो उसका इलाज होना बहुत जरूरी है। गुरुदेव, आने वाले वर्षों में कैंसर उपचार और अनुसंधान के कौन कौन से नए आयाम आपको सबसे आशाजनक लग रहे हैं? देखिए, जो ट्रेंड चल रहा है जी, आप अगर देखेंगे तो सर्जरी सबसे कॉमन ट्रीटमेंट होता था कैंसर का। अब जैसे जैसे नई थेरेपीज आती चली जा रही हैं, जो फोकस है वो ये है कि कम से कम सर्जरी करनी पड़े। जी। क्योंकि जब भी आप सर्जरी करते हैं तो उसके बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जैसे आपने चेहरे की सर्जरी कर दी तो चेहरा डिसफिगर हो जाता है, खाने पीने में दिक्कतें होने लगती हैं, थूक ड्रोल करने लगता है, आदमी सॉलिड नहीं खा पाता, लिक्विड डाइट पे चला जाता है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। ब्रेस्ट कैंसर हो गया, आपने स्तन निकाल दिया तो इमेज खराब, बॉडी इमेज खराब हो जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कैंसर को करती हैं। इससे हटने के लिए कोशिश ये की जा रही है कि सर्जरी की जरूरत कैंसर के इलाज में मिनिमाइज कर दी जाए और सिर्फ कैंसर ही नहीं, बाकी ट्रीटमेंट में जैसे सिकाई की जो आवश्यकता है या कीमोथेरेपी की आवश्यकता है उसको मिनिमाइज कर दिया जाए। इसको हम लोग बोलते हैं कैंसर की भाषा में डी एस्केलेशन। अच्छा। तो इस समय जो सारी फोकस है वो डी एस्केलेशन पे है। डी एस्केलेशन का मतलब यह हुआ कि जितना ट्रीटमेंट उस व्यक्ति को रिक्वायर्ड है केवल उतना ही ट्रीटमेंट दिया जाए और यह संभव हो पा रहा है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन से। इसका मतलब यह है कि मेरे को जो ट्रीटमेंट मिलेगा और तुमको जो ट्रीटमेंट मिलेगा दोनों अलग मिलेंगे। जी। मेरी आवश्यकता के अनुसार मुझे ट्रीटमेंट मिलेगा, तुम्हारी आवश्यकता के अनुसार तुम्हें ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ट्रीटमेंट को पर्सनलाइज किया जा रहा है। डिसीज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती है, उसमें स्टेज देखी जाती है, कौन से टाइप का कैंसर है, उसमें कौन सा जीनोमिक चेंज है, उसके हिसाब से कौन सी स्टेज है, उसके हिसाब से अब ट्रीटमेंट डिसाइड करके एक इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट अप्रोच लगाई जाती है। तो जो इस समय जो जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है वो ट्रीटमेंट को डीएस्केलेट करने के लिए है कि कम से कम ट्रीटमेंट उस व्यक्ति का किया जाए जिससे कि साइड इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशंस मिनिमाइज हो जाए, लेकिन सर्वाइवल उतना ही मिले। गुरुदेव, काशी जैसे प्राचीन शहर से कैंसर उपचार और शोध को किस तरह वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, मैंने जैसे कहा कि 3 पेटेंट फाइल हो चुके हैं और तीनों पेटेंट जो है वो कमर्शलाइज या वैश्विक स्तर पे जा सकते हैं, कमर्शलाइज किए जा सकते हैं जी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले आने वाले 1 या 2 साल में आप देखेंगे कि बीएचयू के पेटेंट्स और बीएचयू की पद्धतियां जो हैं वो कमर्शियली अवेलेबल हैं और पेटेंटाइज की जा सकती हैं और पूरे विश्व में यूज की जा रही हैं। तो ये होगा और क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बीएचयू ने पहली बार नई खोज के दी हैं जी।
और उनका उपयोग कैसे होगा, कितने दिन में हो पाएगा, कैसे बढ़ेगा, समय के साथ बढ़ना ही बढ़ना है और डेफिनेटली होगा। गुरुदेव, आपके करियर का कोई ऐसा भावनात्मक पल रहा हो जो हमारे दर्शकों को भावुक कर दे? मेरे ख्याल से रोज ही ऐसा होता है जो चूंकि आप भावुक इस होता क्षेत्र है। में हैं, तो आपको तो रोज ही इस तरीके की रोज ही मिलता है और भावनाओं पे काबू पाना ही पड़ता है। जी। तो मुझको लगता है कि भावुक होना अपने आप में एक अच्छी चीज नहीं है। हम लोग को बेसिकली अपने आप को जी को खड़ा करना सिखाया जाता है और हम लोग कहते हैं कि आप सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को दूर से पहचान लेते हैं उसकी चाल देख के, क्योंकि वो भाग नहीं रहा होता, लेकिन उसकी जो चाल होती है वो इतनी तेज होती है कि आसपास वाले उसके बराबर चल नहीं पाते हैं। और ओटी में सर, आप ओटी के अंदर बैठे हुए हैं, आप ओटी के थ्रू होके आए हैं, आपको लग ही नहीं रहा होगा कि कुछ हो रहा है। नहीं। तो ये पहले दिन से ट्रेनिंग में यही चीज सिखाई जाती है कि अगर ओटी के अंदर कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है जी जी, तो भी भागना नहीं है, पैनिक नहीं क्रिएट करना है। ये बहुत बड़ी बात है, पेशेंस रख पाना। और मैं भी देखा कि आप पेशेंट से मिल करके ओटी से आ रहे हैं और उसके बाद मुझे समय दे रहे हैं, लेकिन आपके साथ बैठने के बाद ऐसा नहीं लग रहा कि आप वहां से आ रहे हैं। तो उसमें यही सिखाया जाता है कि ना स्ट्रेस लेनी है, ना स्ट्रेस देनी है। सर्जरी में अगर कोई इवेंट होता है तो सर्जन अपने ग्लव्स उतार के सर्जरी छोड़ के सीपीआर देना शुरू करता है। अच्छा, यही टिपिकल सिखाया गया है कि आप सर्जरी भूल जाते हैं जी, क्योंकि पहली प्रायोरिटी पेशेंट है। एनेस्थेसिस्ट आपका ट्यूब मेंटेन कर रहा है, ऑक्सीजनेशन मेंटेन कर रहा है, बीपी मेंटेन कर रहा है, तो वो फ्री नहीं है सीपीआर देने के लिए। तो सर्जन चाकू छोड़ के सीपीआर देना शुरू करता है और जब पेशेंट स्टेबलाइज हो जाता है उसके बाद सर्जरी कंटिन्यू की जाती है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बहुत ही रेयर सिनेरियो होते हैं, लेकिन सबको उस सिनेरियो के लिए तैयार किया जाता है कि कहा जाता है कि जो पैनिक क्रिएट करते हैं, जो पैनिक करते हैं वो दूसरों के लिए भी पैनिक क्रिएट करते हैं। और अगर आप ठंडे दिमाग से काम नहीं करोगे तो आपको ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ेगा जिसके लिए आप कभी तैयार नहीं होगे। गुरुदेव, अगर कोई छात्र ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में आना चाहता हो तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बहुत कठिन डगर है, बहुत लंबी डगर है। बीएचयू में एमसीएच प्रोग्राम के लिए 5 सीट्स हैं, जिसके लिए एमएस जनरल सर्जरी होना जरूरी है। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एक ऐसी सर्जरी की सुपर स्पेशलिटी है जिसमें सिर से पांव तक क्या कहूँ, मैं कहूँगा कि जिसमें एमबीबीएस के सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो एमबीबीएस का कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में नहीं पढ़ाया जाता। तो इसमें पूरी गायनेकोलॉजी भी है, इसमें पूरी ईएनटी भी है, इसमें पूरी ऑप्थेल्मोलॉजी भी है, इसमें पूरी कार्डियोथोरेसिक वास्कुलर सर्जरी भी है, इसमें पूरी यूरोलॉजी भी है। तो जहां आप एक यूरोलॉजी न्यूरो सर्जरी जैसी एक ब्रांच लेके करते हैं जिसमें आपके 3 ऑर्गन 3 चीजें होती हैं, जब आप कैंसर में आते हो तो आपको पूरी यूरोलॉजी भी पढ़नी है जी। फिर पूरी मेडिसिन है। अगर आपके पेशेंट को ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है तो आपको पता होना चाहिए कि उसको कैसे मैनेज करना है, चाहे आप कंसल्टेशन देके करें जी, लेकिन डे टू डे छोटी मोटी चीजें जो करनी है वो आप ही को करनी है। फ्लूइड कितना देना है, इंसुलिन कितनी देनी है, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया तो उसको कम कैसे करना है, कम हो गया तो बढ़ाना कैसे है। तो बेसिकली इसमें एक फोरेंसिक मेडिसिन जो पोस्टमार्टम वाली डिपार्टमेंट है उसको छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट इसमें है। इसमें पूरी पैथोलॉजी है, पूरी माइक्रोबायोलॉजी है, पूरी एनाटॉमी है। तो ये एक कठिन सब्जेक्ट माना जाता है। और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के अलावा पीडियाट्रिक सर्जरी जो है, जो बच्चों की सर्जरी होती है, वो भी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की तरह ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा, उसमें भी सारा पढ़ना पड़ता है। तो ये जो 2 ब्रांचेस हैं, इनको टफ इसलिए माना जाता है कि इसमें आपको हर चीज पढ़नी पड़ती है। इसमें आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको कि आप छोड़ दो कि मैं ये नहीं पढ़ूंगा, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो आप गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, ईएनटी सर्जन भी हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी हैं, यूरोलॉजिस्ट भी हैं, 360 गैस्ट्रोएंटरोलॉजी भी हैं,
तो आप सब करते हैं। आप एंडोस्कोपी भी आती है आपको, आप बच्चेदानी के कैंसर में डीएनसी जैसे करना होता है तो डीएनसी चेक डीएनसी भी यहाँ पे होता है। तो आपको हर चीज सीखनी पड़ती है। तो कॉल्पोस्कोपी भी होती है जो गायनी वाले करते हैं। तो यहाँ पे हर वो प्रोसीजर आपको सीखना पड़ता है जो बाकी डिपार्टमेंट्स में होते हैं जी। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको लगभग पूरी मेडिसिन आनी चाहिए। और दिक्कत क्या होती है कि उसके लिए सालों का अनुभव लगता है और 24 घंटे की मेहनत लगती है, जिसके लिए मुझे लगता है कि आज की जनरेशन में बहुत कम लोग होंगे जो तैयार होते हैं। तो मेरा लोगों से ये कहना होता है कि अगर आपको सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में आना है तो आप बहुत सोच समझ के आइए। वैसे एमसीआई ने सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के अब 3 हिस्से कर दिए हैं, जिसमें हेड एंड नेक अलग कर दिया है, गायनेक ऑन्कोलॉजी अलग कर दी है और बाकी का सारा सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में है। लेकिन अभी भी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी जब आप बात करते हैं तो उसमें आपको हेड एंड नेक और गायनी भी सीखनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि आप गायनी ऑन्कोलॉजी छोड़ के आप नहीं जा सकते। तो मेरा ये कहना होता है कि अगर आपको ये देखना है कि आप उतनी मेहनत कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, उतनी लगन से काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, पूरी जिंदगी पढ़ने का कमिटमेंट आप दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, क्योंकि यहाँ तो रोज नई चीज आएगी। तो अगर आप कैंसर जैसी ब्रांच में आ गए तो आपको हर नया डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए कि आपकी फील्ड में क्या नया हुआ। तो अगर आप में ये क्षमता है कि आप लगातार सालों तक 20 साल 30 साल 35 साल तक अपने आप को अपडेट करते रहें, 16 से 17 घंटे रोज काम करते रहें, तब तो आप सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में आओ। अदरवाइज मुझे लगता है कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में आने का कोई पॉइंट नहीं, कोई मतलब नहीं है। आपकी कई पुस्तकें भी हैं गुरुदेव जी। तो उस क्षेत्र में आपकी रुचि कैसे हुई? लिखता तो मैं बहुत पहले से हूँ जी। और मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता हूँ। ज्यादातर पुस्तकें मेरी हिंदी में है जी। और कुछ ऐसी हैं जो दुभाषी हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिखी हैं। जी। तो मेरी करीब 6 पुस्तकें हैं, 6 पुस्तकें मैं लिख चुका हूँ। जी। और 2 पुस्तकें मेरी कॉफी टेबल बुक्स हैं जो मेरे फोटोग्राफी, जो मेरा दूसरा इंटरेस्ट है जी, उससे कंपाइल होके आई है। और आपसे बात करने के दौरान मुझे ऐसा लगा था कि आप कैंसर पेशेंट के लिए कुछ कर रहे थे, तो उस पर जरा प्रकाश डालें। पास में एक ग्रुप था, मैं क्या कर रहा था बेसिकली, वो कैंसर पेशेंट खुद कर रहे थे जी। तो एक बनारस के और आसपास के कैंसर पेशेंट्स का एक ग्रुप था जो अपने आप को मृत्युंजय कहता था। अच्छा। कहता है, आज भी कहता है। वो अपने आप को मृत्युंजय इसलिए कहते हैं कि ज्यादातर वो पेशेंट हैं जो 10 साल 15 साल से ज्यादा आज भी जिंदा हैं, डिसीज फ्री हैं, बिना कैंसर के जी रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हमने मृत्यु पे विजय पाई और वो अपने आप को मृत्युंजय कहते हैं। अच्छा। तो मृत्युंजय एक जमाने में काफी काम करता था, पेशेंट को सब सोशल सपोर्ट देता था, जरूरत पड़ने पे फाइनेंशियल सपोर्ट भी लोग प्रोवाइड कर देते थे। बनारस में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जरूरत पड़ने पे दान देने से और पेशेंट के इलाज के लिए पैसा देने से पीछे नहीं हटते। धीरे धीरे जो लोगों का जो प्रेम था वो कम इसलिए होने लगा है कि जो आज का पेशेंट है वो पुराने पेशेंट से बहुत अलग है। पेशेंट की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो गई है, पेशेंट चीजों में गलतियां निकालने लगता है और कई बार मदद देने वाले को ही गाली निकालना शुरू कर देता है कि अगर तूने ना किया होता तो हमारा ही ना होता जी। हमने भी देखा इस तरह। तो इस वजह से लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे और जो एक बहुत अच्छी सुविधा थी जिसमें लोग घर चले जाते थे, पेशेंट को सोशल सपोर्ट मिल जाती थी, जिंदा लंबे समय से जिंदा कैंसर के पेशेंट को देख के समझ में आता था कि कैंसर होने के बावजूद भी आप नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है जी, और कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जो भी ट्रीटमेंट के दौरान 1 साल 1.5 साल की जो तकलीफ होती है वो ट्रांजिट होती है
उसके बाद वो समय निकल जाता है तो उसके बाद फिर बहुत अच्छा जीवन हो जाता है। तो उसके बहुत फायदे थे, क्योंकि एक कैंसर पेशेंट दूसरे कैंसर पेशेंट से ही इंस्पायर होता है जी। तो उनको बहुत था। बट धीरे धीरे लोगों का जब इस तरह की घटनाएं होने लगी, पेशेंट्स कुछ कुछ बोलने लगे, तो फिर धीरे धीरे लोगों ने अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए। और दूसरी जो है वो ये है कि ये पूरी तरह से वॉलंटियर थे, अपना समय निकाल के आते थे। और समय के साथ लोगों के पास समय का अभाव होने लगता है, तो बहुत सारे लोग थे जो नहीं आ पाते थे, क्योंकि उम्र बढ़ जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, घर के काम बढ़ जाते हैं, बच्चों के काम बढ़ जाते हैं, बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, उनको संभालना होता है। तो जिस तरह से जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, चीजें बढ़ती हैं, तो होता है। मृत्युंजय फेसबुक पे अभी भी एक ग्रुप है, व्हाट्सएप पे भी एक ग्रुप है, और जो लोग इस ग्रुप से जुड़ना चाहें वो डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। ज्यादातर कैंसर सर्वाइवर्स और कैंसर सर्वाइवर्स के या कैंसर पेशेंट्स के रिलेटिव्स भी अभी भी उस ग्रुप में है, और हजारों में है। तो अभी भी अगर किसी को कोई क्वेरी होती है, कोई चीज होती है, तो वो मृत्युंजय के व्हाट्सएप ग्रुप पे या मृत्युंजय के फेसबुक ग्रुप पे जाके क्वेरी पूछ सकता है, और वहां से उसको जवाब मिल सकता है। गुरुदेव, आपके पास समय का अभाव रहता है, जैसा कि मैं देखा कि अभी आप ओटी से निकल करके आए जी। लेकिन इसके बावजूद भी आपसे एक बार मेरे द्वारा प्रार्थना करने मात्र से ही आपने जो अपना मुझे सानिध्य प्राप्त कराया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। प्रणाम। प्रणाम। आपसे बात करके अच्छा लगा, और काशी की जनता से बात करके उससे भी अच्छा लगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कुछ भी मैंने कहा वो किसी ना किसी के काम आएगा। जी जी, वही तो प्रयास है। और हमारा काम प्रयास करना है, फल तो देना ऊपर वाले का काम है। एक बार पुनः प्रणाम। हर हर महादेव।